आप सभी को नमस्कार। आप ये जानते हैं कि भारत में महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो पायलट हों, वैज्ञानिक हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। लेकिन सच्चाई ये है कि कामकाजी महिलाओं को आज भी समान सम्मान और सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाया है। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में भारत की 40.3% महिलाएं कार्यबल का हिस्सा है। फिर भी उनमें से बहुत बड़ी संख्या ने कार्यस्थल पर असुरक्षा और उत्पीड़न का अनुभव किया है। कृषि क्षेत्र में 38.7% महिलाएं हैं, सेवा क्षेत्र में 26.3%, निर्माण क्षेत्र में 17.7% और विनिर्माण क्षेत्र में 10.3% महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं दूसरी ओर 92% भारतीय महिलाएं घर में बिना सैलरी के घरेलू काम करती हैं और उनमें से अधिकांश को श्रम बल का हिस्सा नहीं माना जाता। ऐसे माहौल में अगर कोई महिला घर से बाहर निकलकर काम करती है तो उसे दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, एक समाज की सोच और दूसरा कार्यस्थल की असुरक्षा। आज भी भारत में लगभग 46% कामकाजी महिलाओं ने ये माना है कि उन्होंने कार्यस्थल पर किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का सामना किया है। इसका मतलब है लगभग हर दूसरी महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस नहीं करती। इसी गंभीर सामाजिक समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट लागू किया। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान, समान अवसर और सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रदान करना है। कानूनी राइट इस एक्ट में क्या क्या है, उससे पहले हम बात करते हैं हाल ही में आए एक निर्णय की और उसके पीछे की परेशानियों की। कैसे एक पीड़ित महिला को सभी सबूत होने के बाद भी न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। कहानी ये है, देखिए, 2 फिशरी ऑफिसर होते हैं सेम लेवल पर। इनमें से एक महिला अधिकारी है और दूसरा सामान्य मेल अधिकारी। मेल अधिकारी उसी ऑफिस में प्रमोशन होकर डीएफओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर बन जाते हैं और फिर उसके तेवर बदलते हैं। पहले तो महिला इग्नोर करती है, लेकिन हरकतें दिन प्रतिदिन बेकाबू हो जाती हैं। जैसे ये कहना कि तुम लोग हमारी सेवा के लिए हो और बेखौफ जाति सूचक शब्द बोलना, लेकिन सभी स्टाफ वाले मुख्य दर्शक बन जाते हैं। महिला ने विद्रोह किया लेकिन वो नहीं माने। महिला ने उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ताकि सभी सबूत इकट्ठा हो जाएं जो इस केस में चाहिए, क्योंकि इनकी जाति का विभाग में दबदबा और ऊपर से पैसे का गुमान भी बहुत था। जॉइंट डायरेक्टर से लेकर सभी उसी की जाति के थे। कमाल की बात यह है कि जब ये लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, वो लोग जातिवाद को छुआछूत तक ही मानते हैं। अगर आपने इकट्ठे चाय पी ली या खाना खा लिया तो कहते हैं मैं जातिवाद नहीं मानता। छुआछूत जातिवाद का ही एक रूप है। अगर आप गलत होने के बाद भी अपनी ही जाति का साथ देते हो और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो जाति के नाम पर, वो भी जातिवाद है। अगर जिस पर ये अन्याय किया जा रहा है वो महिला हो, ये जातिवाद और भी भयानक हो जाता है इस केस में। साथ ही ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जरूरी नहीं है कि सभी शिकायतें सच्ची हों, कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। चलिए अपने केस स्टडी पर आते हैं। लेकिन महिला अधिकारी भी अच्छे घर से संबंध रखती थी। उसके पिता एसएचओ थे और उसके पति क्लास 1 ऑफिसर। उसके बाद भी उच्च अधिकारी का जातीय गठजोड़ देखिए, कैसे जातिगत भाईचारा निभाया जाता है और कैसे उसी ऑफिस में अनुसूचित जाति के लोग भी दबाव में महिला अधिकारी का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि डरा कर डीएफओ साहब ने सबसे एफिडेविट ले लिए कि वो सहयोग करते हैं, अच्छे इंसान हैं, कभी गाली नहीं दी उन्होंने, कभी गलत नहीं बोला, क्योंकि अधिकारी की पहुंच को सबको पता था, इसलिए एफिडेविट पर उन्होंने सब लिख दिया। अब देखिए न्याय व्यवस्था। महिला अधिकारी ने विभाग में सभी सबूतों के साथ शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस में शिकायत दी लेकिन डीएसपी ने सब खारिज कर दिया, वो भी सभी सबूत देखने के बाद भी। और विश्वास किस पर किया? एफिडेविट्स पर। महिला अधिकारी महिला आयोग में गई लेकिन महिला आयोग ने भी साथ नहीं दिया, एफिडेविट को ही आधार माना। अगर आम महिला होती जिसको कानून की ज्यादा जानकारी ना हो तो उसका हताश होना लगभग तय था। और तो और SC/ST कमीशन में भी शिकायत दी, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है ना, वही ढाक के 3 पात, यानी कि कुछ नहीं हुआ। इन आयोगों में सरकार समर्थक लोग ही लगाए जाते हैं, उनको सिर्फ टाइम पास करना होता है, नाम बनाना होता है। इन आयोगों में कोई भी आपको न्याय दिलाने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, सब खाना पूर्ति के लिए हैं। इतना होने के बाद भी इन महिला अधिकारी ने हार नहीं मानी। वो कानून की जानकार भी थी, उसने जुडिशरी के मेंस एग्जाम भी दिए थे, यानी उसने LLB की हुई थी। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ और चार्ज फ्रेम करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करते हुए पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने पोस्ट एक्ट के धारा 9 के तहत केस फाइल करने के लिए पुलिस को कहा और फिर लोअर कोर्ट में केस पुलिस को मजबूरन फाइल करना पड़ा। ये हमारी व्यवस्था पर सवालिया निशान है और मामला लगभग 3 साल निचली अदालत में चला। फाइनली दिनांक
28 अक्टूबर 2024 को डीएफओ को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई। अभी सोचने वाली बात है कि न्याय लेने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। एक महिला पहले ही समाज में शक के दायरे में रहती है, कुछ कहे तो शक उस पर ही किया जाता है, अगर कोई हिम्मत करे तो घर वाले बदनामी से उसे डरा देते हैं। लेकिन फिर भी इन सबको दरकिनार करके महिला आत्मसम्मान के लिए लड़ती है तो सिस्टम उसके न्याय के लिए साथ नहीं देता, बल्कि हराने में साथ लग जाते हैं। अभी जानते हैं एक्ट के बारे में। इस एक्ट की नींव 1997 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान मामले में रखी गई। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की और निर्देश दिया कि जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती तब तक सभी संस्थान इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर पोश एक्ट 2013 लागू किया गया। देखिए इसको लागू करने में कितने साल लग गए। अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना, इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए स्पष्ट नियम बनाना, शिकायतों के निवारण हेतु संस्थागत व्यवस्था प्रदान करना, साथ ही एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना। इस एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज N में यौन उत्पीड़न कैसे किया जाता है ये बताया गया है, जैसे अवांछित शारीरिक संपर्क या अनुचित स्पर्श, अश्लील या फिर ड्यूअल मीनिंग कमेंट्स पास करना, यौन संबंध बनाने के लिए दबाव या फिर अनुचित प्रस्ताव करना, गलत इशारे या फिर व्यवहार करना, कार्य में लाभ या दंड की धमकी देकर यौन एहसान की अपेक्षा करना। इस एक्ट के तहत कार्यस्थल शब्द में सरकारी कार्यालय, निजी कंपनी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, न्यायालय, खेत, घर, यदि वहां काम किया जा रहा हो वो सब शामिल है। यह कानून महिला कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, अस्थायी कर्मियों, घरेलू कामगारों और स्वयं सेवकों सभी पर लागू होते हैं। अब देखते हैं शिकायत का निवारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले आंतरिक शिकायत समिति यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है। हर संस्था में यदि 10 से अधिक कर्मचारी हों तो एक आईसीसी का गठन अनिवार्य है। इसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर महिला होती है और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। समिति की अध्यक्षता ऐसी महिला करती है जो संवेदनशीलता और न्यायिक समझ रखती हो। दूसरा, जहां कोई संस्था बहुत छोटी हो या फिर आईसीसी ना बना सके वहां जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति यानी कि लोकल कमेटी बनाई जाती है। घटना के 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि और 3 महीने बढ़ाई जा सकती है। समिति शिकायत की जांच करती है, दोनों पक्षों को सुनती है और 90 दिनों में रिपोर्ट देती है। इस केस में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको चेतावनी, वेतन रोकना, सेवा समाप्ति तक कार्यवाही उस पर हो सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है। जानकारी लीक करने पर दंड का प्रावधान है। अगर जांच में शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यह प्रावधान किसी को डराने या आवाज दबाने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है। हर संस्था को अपनी आईसीसी की कार्यवाही की रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजनी होती है। अगर बात करें इस एक्ट के इम्पोर्टेंस की तो इस अधिनियम ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के अधिकार को कानूनी आधार दिया है। इससे महिलाओं में न्याय की उम्मीद और शिकायत दर्ज कराने का आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया है। कई संस्थानों ने लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन शुरू कर दिए हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कार्यालयों और विश्वविद्यालयों में इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे शिकायत दर्ज करने में डर और सामाजिक कलंक की आशंका रहती है। कई संस्थानों में आईसीसी का गठन केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। जांच प्रक्रिया में पक्षपात या फिर देरी, जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी है। ये सारी इसकी चुनौतियां हैं। पोश एक्ट केवल कानून नहीं बल्कि महिला सम्मान का संवैधानिक अधिकार है। यह हमें याद दिलाता है कि कार्यस्थल पर तभी अच्छे से काम किया जा सकता है जब वहां डर का नहीं बल्कि सम्मान और समानता का वातावरण हो। अगर आपको लगे कि किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि हर बार जब कोई महिला न्याय के लिए खड़ी होती है तो वो समाज को एक नया साहस देती है। A safe workplace is not just a privilege, it's a basic right, inspired by the spirit of Dr. B.R. Ambedkar's vision of equality. अगर आप भी मानते हैं कि हर महिला को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब समाज जागता है।